नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके बताइएगा। कोई समस्या हो तो वो भी बता सकते हैं और विश्वास मानिए कि जितना जल्दी हमसे हो सकेगा उसके निराकरण की दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके जीएस के प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। और प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये जोड़ लीजिएगा, स्पष्ट करें। तो अच्छा प्रश्न है, 12 अंक का प्रश्न है, तो आपको 200 शब्दों में लिखना भी है। आइए देखते हैं। और चूंकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं देने के लिए, क्या प्रयास किए जा रहे हैं स्पष्ट करना है। तो हर बार की तरह एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य कच्चे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, स्वादिष्ट और लंबे समय तक उपयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया है। मतलब आप लोग के मन में जो एक समस्या रहती है कि सर भूमिका कहाँ से शुरू करें, तो भूमिका जो आपका की पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। तो भूमिका में की पॉइंट क्या है, खाद्य प्रसंस्करण। आप खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बता रहे हैं कि भाई क्या है कि यह कच्चे पदार्थों को सुरक्षित, स्वादिष्ट और लंबे समय तक उपयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया है। क्या? खाद्य प्रसंस्करण। इसमें भोजन को विभिन्न तरीकों से बदलना, जैसे पकाना, डिब्बा बंद करना या फ्रिज करना। मतलब पका करके उसको सील पैक्ड करके या फिर फ्रिज करके उसकी जो है जो जीवन की अवधि बढ़ाई जाती है और संरक्षित करने का प्रयास होता है। यही जो है खाद्य प्रसंस्करण है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ खाद्य प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास जैसी सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मतलब आप पहले पैराग्राफ में खाद्य प्रसंस्करण क्या है इसके बारे में बताने का आपने प्रयास किया, और दूसरा फिर आप ये बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण की को लेकर के एक अपार संभावना है। क्योंकि आज भी जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की करीब करीब 55% आबादी एग्रीकल्चर के साधनों पर ही निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। तो ऐसे में जो है इनसे उत्पादित प्रोडक्ट को अगर सुरक्षित संरक्षित कर लिया जाता है तो ये न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि जो देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो योगदान है 17-18%, उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब ये बड़ा और बहुआयामी तरीके से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, वही आप यहाँ बता रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का जो है वो महत्व क्या है, तो थोड़ा सा आप पहले महत्व को देखें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उद्योग देश के कुल बाजार का लगभग 32% जो है वो हिस्सा रखता है। मतलब ये कितना बड़ा हिस्सा रखता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, आप इसको देखें। एवं निर्यात में 13% का योगदान देता है। मतलब जो हम निर्यात करते हैं उसमें से 13% ऐसे उत्पादों का निर्यात करते हैं जो खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं। तो कितनी बड़ी भागीदारी है, और अभी इस भागीदारी को बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। बस चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अनुमानित मूल्य 130 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मतलब ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसकी जो कीमत है वर्तमान में 130 अरब अमेरिकी डॉलर है। और ऐसे में भाई अगर इतना बड़ा
बाजार, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो यहाँ घरेलू और विदेशी निवेश भी आकर्षित हो सकते हैं। बस चीज़ों को थोड़ा सा ब्रांडिंग और उन आधारभूत संरचनाओं को प्रदान करने की ज़रूरत है, ताकि जो है यहाँ निवेश आकर्षित हो सके। कृषि उपज को बर्बादी रोकने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार कटाई के बाद होने वाला नुकसान प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपए का है। मतलब सोचिए कि कटाई के बाद, और ये हम नहीं कह रहे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि कटाई के बाद 92,000 करोड़ के जो अन्न होते हैं उनको हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उचित रख रखाव की सुविधा हमारे पास नहीं है। मतलब उनको प्रसंस्कृत हम नहीं कर पाते, उनको हम सुरक्षित नहीं कर पाते, उनको हम प्रिक्योर नहीं कर पाते। और खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और संरक्षण के माध्यम से इस नुकसान को जो है वो कम किया जा सकता है। मतलब इन्हें सुरक्षित अगर हम रख लें तो प्रत्येक वर्ष तो 92,000 करोड़ रुपए की बचत तो हम ऐसे ही कर लेंगे। कितना बड़ा अमाउंट है, 92,000 करोड़, करीब करीब 1,00,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हम ऐसे कर दे रहे हैं। वर्तमान में फल और सब्जियों का केवल 2%, समुद्री उत्पादों का 8% और दूध का 35% ही प्रसंस्करण हम जो है वो कर पा रहे हैं। मतलब सोचिए कि हमारी जो सब्जियां हैं, और सब्जी जो है आप जानते होंगे कि कच्चा सौदा होता है, इसके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो समुद्री उत्पाद हैं वो भी जो है उनको भी यदि प्रसंस्कृत किया जाए, दूध में तो थोड़ा सा हम बेहतर दिख रहे हैं कि 35% तक चीज़ों को हम प्रसंस्कृत कर ले रहे हैं, लेकिन ये दो जगह अभी हम बहुत पीछे हैं। और ये हमारी अर्थव्यवस्था और एक जो है पोषण युक्त भोजन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इनको हम सुरक्षित रख लेते हैं कि भाई जो समुद्री उत्पाद होते हैं ये प्रोटीन के बहुत बेहतरीन स्रोत होते हैं, और साथ ही साथ जो फल और सब्जियां होती हैं इनमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, और केवल 2% का ही हम इसमें उपयोग कर पा रहे हैं और यहाँ 8% का। तो ये हमारी जो है कितनी बड़ी एक अक्षमता को दर्शाते हैं कि अभी हम इस क्षेत्र में कितने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और हम इसको देख भी रहे होंगे कि जो ग्रामीण स्तर पे, देखिए ऐसा नहीं कि फल सब्जियों का उत्पादन नहीं हो रहा है। हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, देखते हैं कि वहाँ जो है जब सीजन आता है तो टमाटर या जो हरी सब्जियाँ एकदम भर भर के, जो दिल्ली में जो हम लोग तरोई या नेनुआ ये सब खरीदते हैं, यहाँ 60 रुपये 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो से तो नीचे कभी जाता ही नहीं है। हम लोग के गांव पे 10 रुपया में 2 किलो, मतलब 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो मिल रहा है, सोचिए। और यहाँ का जो उपभोक्ता है वो 60 रुपया 80 रुपया दे रहा है। तो कितना बड़ा गैप हो रहा है चीज़ों को लेकर के, कि मतलब अगर सही मायने में जो गांव की चीज़ों को अगर शहरों तक पहुंचा दिया जाए, उन्हें सुरक्षित रख करके, तो जो किसान है उनको अपने जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, उसका एक उचित लाभ मिलेगा। और बल्कि जो ग्रामीण और जो शहरी जो अर्थव्यवस्था जो जिसमें खाई बढ़ती जा रही है, तो उसको भी पाटने का भी प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से हो सकती हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से हो सकती हैं। फिर रोजगार सृजन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसमें महिलाओं एवं कम कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होते हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। मतलब इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है रोजगार सृजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो भी कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ रोजगार की सबसे ज़्यादा किल्लत है, और वो भी उन लोगों को जो है रोजगार प्रदान करते हैं, मतलब महिलाओं को और जो कम कुशल कामगार होते हैं। मतलब यहाँ एक तरीके से लैंगिक असमानता को भी जो है मेंटेन करने का प्रयास किया जा सकता है इसके माध्यम से। और जो रिमोट स्तर के जो हमारे अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको भी रोजगार के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो ये कितने महत्वपूर्ण हैं मतलब रोजगार सृजन के क्षेत्र में। फिर खाद्य सुरक्षा और पोषण में, भाई अगर जो चीज़ें हमारी सड़ रही हैं उसको हम मेंटेन करके लोगों के खाने तक पहुंचा दिया जाए, तो भाई खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी, पोषण भी बढ़ेगा। वही जो मैंने पीछे उदाहरण दिया कि भाई फल और सब्जियों का जो 2% ही हम संरक्षित कर पा रहे हैं, बाकी हमारी जो है 98% चीज़ें ऐसे ही बेतरतीब तरीके से चली जा रही हैं। इसी तरीके से जो हमारे समुद्री उत्पाद है उनका 8% मतलब 92% वहाँ भी संभावना है।
तो यदि उनको हम मेंटेन कर लेते हैं तो वो न केवल हमारी जो खाद्य बास्केट है उसमें जो पोषण की एक कमी है, कि भारत में जो देखा जाए तो जो कुपोषण की स्थिति है वो बहुत भयावह है। महिलाएं जो है वो एनीमिक है, बच्चे कुपोषित हैं। तो उन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है फल सब्जियों और जो समुद्री प्रोडक्ट्स हैं जिसमें झींगा फूड है, मछलियाँ हैं, उनके माध्यम से। जैसे यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने बल्कि पोषण की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे फूड फोर्टिफिकेशन जैसी तकनीक के माध्यम से चावल, दूध एवं नमक जैसे खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों को सम्मिलित किए जा सकते हैं। मतलब ये भी एक बड़ा बेहतरीन प्रयास हो रहा है फूड फोर्टिफिकेशन की। और इसमें जो है चावल, दूध और नमक जैसे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो है कुछ मात्रा में इस विधि के द्वारा आयरन, आयोडीन और विटामिन को जो है वो इंजेक्ट करा करके हमारे खाद्य बास्केट को और ज़्यादा प्रभावी बनाने की एक प्रक्रिया है। और इधर 2-3 वर्षों में फूड फोर्टिफिकेशन की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती जा रही है। और वाकई में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और फूड फोर्टिफिकेशन पे भी आप लोग जो है थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। हो सकता है, देखिए स्टेट पीसीएस में नहीं लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 8 अंक या 10 अंक, सॉरी वहाँ तो 10 अंक में आएंगे, 10 अंक में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर निर्यात में वृद्धि। भारत में दूध, मसाले, फल और सब्जियों का जो है प्रमुख उत्पादक है भारत, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है। जैसे मोटे अनाज जैसे पोषक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देकर भारत वैश्विक बाजार में इसका निर्यात कर सकता है। मतलब यहाँ क्या है कि भारत में दूध, मसाले, फल, सब्जी, मोटे अनाज, इन सबों को जो है उत्पादन करने की अपार संभावनाएं हैं। और जब हमारे पास इनका प्रोडक्शन अधिक है तो अगर इन्हें हम प्रसंस्कृत कर लें तो हम इनका जो है वैश्विक स्तर पर निर्यात कर सकते हैं और उसके माध्यम से एक अच्छा खासा जो है वो राजस्व कमा सकते हैं। वही आप इसमें बता रहे हैं कि निर्यात की वृद्धि कर सकते हैं। ये कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो अब की बार मेंस पार और दूसरा जो है शून्य से शिखर बैच। ये दोनों बैच जो है मुख्य परीक्षा को लेकर के है। अब की बार मेंस पार जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं ये उनके लिए टारगेटेड बैच है। और ये हमारा जो है परीक्षा के से ओरिएंटेड बैच होता है कि मतलब यहाँ वो बच्चे भाग लें जिनको इस बार मुख्य परीक्षा देनी होती है। शून्य से शिखर बैच हमारा फाउंडेशन बैच होता है और हम यहाँ उन बच्चों को इनवाइट करते हैं कि जिनका टारगेट इस साल या नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल के बाद वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़े, क्योंकि यहाँ हम उनको बेसिक सी चीज़ें करवाते हैं और बहुत विस्तार से चीज़ों को कराते हैं, क्योंकि यहाँ हम डेली 2 से 4 प्रश्न ही देते हैं और उनका एक समग्र जो है वो तैयारी को लेकर के चलते हैं कि भाई हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा बहुत कुछ उसको नहीं आता है और हम बहुत बेसिक सी चीज़ों को कराते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चूँकि वो बच्चे आते हैं कि जो पीटी पास किए हुए होते हैं और जो पीटी पास किए होते हैं बच्चे, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका एक लेवल है। और नहीं भी लेवल रहे तो मजबूरी ये होती है कि भाई उनको एक तय सीमा में के अंदर कोर्स कंप्लीट कराना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो पीटी पास कर लिए होते हैं तो वो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर स्थिति में ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही देख रहे हैं इस चीज़ों को और फेस कर रहे हैं। देखिए पीटी पास करना एक अलग विषय है और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक अलग। मतलब जनरली क्या होता है कि बच्चे जो है पीटी ही पास करने को अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं। उनको लगता है कि एक बार जब पीटी पास हो जाएगा तो हम फिर मुख्य परीक्षा तो 2.5 महीने में उसको तो कर ही लेंगे। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पीटी तो वाकई में 2.5-3 महीना आप सीरियस होंगे पीटी पास कर लेंगे, लेकिन आप जब तक करीब 8 महीना सीरियस नहीं होंगे तब तक मुख्य परीक्षा में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब मुख्य परीक्षा का सिलेबस इतना विस्तृत है, 6 पेपर है। यूपीएससी में भी आप जाएंगे तो वहाँ 4 पेपर है, फिर यूपीएससी में ऑप्शनल का पेपर है, एसए है। तो आप ये सोचिए कि आप 2.5 महीने में सब समेट लेंगे तो आप कुछ नहीं समेट पाएंगे, पूरी तरीके से बिखर जाएंगे और बच्चे बिखरते भी हैं। और अभी यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम हुआ है, हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए। पहली बात तो बड़ा दुखद ये रहा कि इस बार जो है अच्छे अच्छे बच्चे हमारे जो है सीसेट में गड़बड़ कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये बड़ा अभिशाप है। और हिंदी क्या इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जो है सीसेट में फेल हो रहे हैं।
उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ जो मैथ की चीज़ें पूछी गई थी वो वाकई में पता नहीं क्या ये जानना चाहते हैं आयोग वाले। तो लेकिन जो बच्चे कुछ हैं जो पास कर रहे हैं पीटी, जिनका अच्छा स्कोर है, समस्या ये है कि पीटी तो सब पास कर रहे हैं लेकिन अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है। 2.5-3 महीने में हम कितना अच्छा कर लेंगे, तो अब क्या कहेंगे यार 2.5-3 महीने में रियली में तो बहुत अच्छा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है लगिए, जो हो पाएगा देखा जाएगा। तो आप लोग ऐसी रणनीति गलती मत करिएगा। हो सकता है ठीक है इस बार हमारा रह गया, कोई बात नहीं, इस बार हम दिसंबर तक खूब कस के मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे और फिर जो है जनवरी से पीटी में लगेंगे। और जब पीटी आएगा तो इतना 2.5-3-4 महीने का समय रहेगा, 3-4 महीने का, इतने में पीटी निकलेगा। और चूंकि मेरा दिसंबर तक मैंने मेंस पढ़ा है तो ये इसकी तैयारी हो कंप्लीट रहेगी, तो आप मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जो है जिस योग्य हो उस बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ हमारे जो हैं जैसे कॉपी चेक किए हुए हैं मॉडल हैं, जैसे आप भेजेंगे इसी तरीके से कॉपी आएंगी पीडीएफ में, हम चेक करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी इसी तरीके से देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल कॉपी चेक करके छोड़ देंगे या कमेंट करके छोड़ देंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे। यदि आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है, साथ ही साथ फिर हम मॉडल आंसर भी देंगे कि आप यहाँ से भी अपना मूल्यांकन कर लें। फिर अगला है कि किसानों की आय में वृद्धि। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान कर सकता है। मेगा फूड पार्क, कोल्ड चैन जैसी योजनाएं किसानों को सीधा खुदरा विक्रेताओं से जो है वो जोड़ती भी हैं। भाई ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसमें किसानों के लिए तो अपार संभावनाएं हैं, ये मैं पीछे से ही बता रहा हूँ, तो ये कुछ नया ऐसा है नहीं। तो किसानों की आय में तो वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि जब उनका प्रोडक्शन जो है वो सुरक्षित रहेगा तो उसका वाजिब मूल्य तो उन्हें मिल ही जाएगा। अब अगर ये इतना लाभदायक है तो इसको जो है मेंटेन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और यही आपके प्रश्न के दूसरे पार्ट का उत्तर होगा, तो आप बताइए। इसमें सबसे पहला प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और यूपी वाले बच्चों को मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि पीएम किसान संपदा योजना जो है उसको वो देख लें। हो सकता है कि 8 अंक में उनसे ये प्रश्न यहीं से केवल इसी योजना पे जो है 8 अंक में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, जिसके तहत मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। मतलब ये पीएम किसान संपदा योजना की के तहत ये प्रयास है कि भाई मेगा फूड पार्क की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जैसी परियोजनाएं का विकास करना है। फिर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। एक अच्छा पहल है, क्योंकि अगर आप के पास उत्पाद है लेकिन उस उत्पाद को जो है आप वैश्विक स्तर पर नहीं ले जा पा रहे हैं या उसको निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका उचित मूल्य आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आप अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ना जोड़ सकें। और यही गंभीरता को, यही सीमा को जो है लेकर के भारत सरकार गंभीर है, और इस बजट में जो है 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान यही किया है कि इससे जो है निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात को लेकर के है ये। फिर मेगा फूड पार्क योजना, यह योजना कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और अपव्यय को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करती है। मेगा फूड पार्क किसानों को बाजार से जोड़ते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भी जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो मेगा फूड जो पार्क योजना है आप इसका भी उल्लेख करिएगा, क्योंकि यह भी जो है खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। फिर 100% एफडीआई और मेक इन इंडिया, ये जो पहले हैं इनका भी बड़ी भूमिका है। आप देखें कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 25 फोकस वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
मतलब मेक इन इंडिया जो है उसमें जो है जो टॉप 25 फोकस्ड वाले जो क्षेत्र हैं उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी जो है वो शामिल किया गया है। मतलब सरकार इसको लेकर के कितनी गंभीर है कि अपने प्रोग्राम में टॉप 25 फोकस क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को जो है वो शामिल करके रखी हुई है। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया है, क्योंकि सरकार एक चीज़ तो जान रही है कि भाई इतना बड़ा ये सेक्टर है और अकेले दम पे भाई भारत सरकार के पास और भी परियोजनाओं को चलाना होता है। चूँकि अभी हम विकासशील देश है, ग्रोइंग हमारी अर्थव्यवस्था है, तो अकेले अगर एक सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें तो और सेक्टर उपेक्षित हो जाएंगे। और हमारे कुछ सेक्टर तो वैसे हैं इस समय जिसकी हम उपेक्षा किसी कीमत पे कर नहीं सकते। जैसे रक्षा सेक्टर हो गया, देख ही रहे हैं कि किस तरीके के हमारे जो है पड़ोसी मिल गए हैं। मतलब जब से वो सब पैदा हुए हैं नासूर बन के साथ साथ लगे हुए हैं कि हमारी इकॉनमी का एक बड़ा भाग उनके के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को या उनके तो भाई छुटपुट युद्ध भी हमने लड़ा है। 72 का युद्ध लड़ा है, 71-72 का, फिर कारगिल का वार, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर, फिर 65 का युद्ध, और फिर चाइना से हमको एक बड़ी चुनौती मिल ही रही है, जो मैंने पीछे क्वाड वाले प्रश्न में कराया भी है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है हेल्थ को, फिर एजुकेशन को या डिफेंस को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जो है खाद्य प्रसंस्करण में जो है बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन चूंकि यहाँ संभावनाएं अपार हैं तो हम ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI को जो है वो आमंत्रित करते हैं विदेशी रूट से कि आप ले आएँ, यहाँ निवेश करें और इसमें जो है इसके लाभ में आप भी पार्टिसिपेट करें। तो एक अच्छा प्रयास है, होना भी चाहिए। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो दृष्टिकोण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक बनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पहल थी और वर्तमान में इसको देश और कई राज्यों की सरकारों ने भी अपनाया है। बहुत शानदार पहल है और उत्तर प्रदेश में तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इसने जो है एक क्षेत्र विशेष के उत्पाद को राष्ट्रीय फलक पे जो है पहचान दिलाई है। और न केवल पहचान दिलाई है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में महती भूमिका का जो है वो निर्वहन किया है। तो इसको जो है अपनाने की ज़रूरत है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि मतलब हम ODOP के माध्यम से जो हमारे प्रोडक्ट्स उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो है हम पहुंचाएंगे। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे न केवल खाद्यान्न बर्बादी को रोका जा सकता है बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और किसानों की आय में सुधार जैसे बहुआयामी लाभ भी जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो निष्कर्ष आपका जो है बहुत बैलेंस तरीके से होना चाहिए और यहाँ वो दिख भी रहा है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से एक न केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर करने का प्रयास किया, साथ ही साथ उसमें कैसे भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, इस बारे में भी मैंने आपको कुछ हद तक अच्छी जानकारी दी है। तो आप लोग इससे लाभ उठाएं। और देखिए अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने में मतलब करने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर हमसे बात करें। हमारा नंबर है 7303307507, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम है। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको तो इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का जो है वो 24 घंटे का माध्यम है। यहाँ जो है आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपका कोई प्रश्न रहेगा आप लिख करके भेजेंगे, जो हमारे एडमिन्स होंगे वो तत्काल इसमें जवाब देंगे। हम भी फ्री रहेंगे तो हम भी जवाब देंगे। या हमारे संस्थान के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कोई सूचना आप तक प्रेषित होनी है, तो सबसे पहला माध्यम यही होता है बच्चों से जुड़ने का। तो आप लोग यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे ज़रूर जुड़े टेलीग्राम से। फिर साथ ही साथ एक हमारा चैनल समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, जिसको आप देख रहे हो, तो यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये हमारा फ़ोटो भी दिखेगा इसमें। और अभी तक यदि आप लोग इससे नहीं जुड़े हो तो इससे ज़रूर जुड़े, क्योंकि
यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत से कंटेंट जो है वो पड़े हुए हैं, तो आप लोग यहाँ भी जा कर के देखें, इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए तो मैंने नंबर बताया ही है, पट्टी नीली पट्टी पे ब्लिंक भी कर रहा है, तो आप जो है अगर हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।